Namaskar, I am Shashikant Rathore, and physics is my business. Welcome to the solution of puzzling physics episode 5. I am here to present you the solution. So my puzzle was a small object is at rest on the edge of a horizontal table. एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज टेबल के पृष्ठ के एक किनारे पर रखा हुआ है ऑन द एज ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेबल. इट इज पुश्ड इन अ सच ए वे दैट इट फॉल्स ऑफ द अदर साइड ऑफ द टेबल. इसको इस प्रकार से एक धक्का लगाया जाता है, पुश किया जाता है कि वो टेबल के दूसरे साइड से गिर जाए. और वो टेबल की चौड़ाई विच इज 1 मीटर वाइड है, 1 मीटर चौड़ा है और वो 2 सेकेंड बाद गिरता है. डज द ऑब्जेक्ट हैव व्हील्स? तो अब यहाँ पर ये सोच मतलब कुछ चीज़ें जो दी हुई उस पर हम बात कर लेते हैं कि टेबल की जो विड्थ है वो 1 मीटर है और एक तरफ से हमने कुछ एक वेलोसिटी दिया, पुश किया तो एक वेलोसिटी दिया, उसके बाद हमने हाथ हटा दिया अपना, तो वो 2 सेकंड बाद वहाँ से गिरता है. तो गिरता है तो हो सकता है कि वो जब दूसरे एज पर पहुँचता है तो उसकी स्पीड ठीक 0 हुई हो और ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, या हो सकता है कुछ वेलोसिटी हो दूसरे एज पर पहुँचते तक. 2 पॉसिबिलिटीज़ है, तो उसको हम लेकर सोच कर चलेंगे, इसको हम कंसिडर करेंगे. तो जो मैंने सॉल्यूशन आपको बताना है वो ये है कि एवरेज स्पीड हम सबसे पहले निकालते हैं. तो एवरेज स्पीड जो है ये पता चलता है कि वो 1 मीटर का जो डिस्टेंस है टेबल का विड्थ का, वो 1 मीटर के डिस्टेंस को वो 2 सेकेंड में ट्रेवल करता है. तो उसका एवरेज स्पीड जो होगा 1/2 मीटर पर सेकेंड. एवरेज क्यों लिया? क्योंकि जब आप पुश करोगे तो वो धीरे धीरे उसकी स्पीड फ्रिक्शन की वजह से कम तो होगी ना, इसलिए हमने एवरेज स्पीड लिया. और एवरेज स्पीड को हम क्या लिखते हैं? 1/2 या वी इनिशियल प्लस वी फाइनल अपॉन 2. मतलब एवरेज है, इनिशियल क्या था और फाइनल. फाइनल का मतलब क्या है? जब वो एज पर पहुंचता है टेबल के, उसको हम फाइनल कहते हैं. तो जब एज पर पहुंचेगा टेबल के तो वहां पर उसकी स्पीड या तो 0 होगी या तो 0 से थोड़ी ज़्यादा होगी या ज़्यादा होगी. तो इनिशियल स्पीड कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 मीटर पर सेकेंड. अब फार्मूले में जो मैंने लिखा उस पर देखिए, वी एवरेज यदि वी फाइनल मतलब जब वो एज पर पहुंचता है तो 0 है, तो वी इनिशियल कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड होगा. और वी फाइनल यदि 0 से ज़्यादा है, मतलब दूसरे एज पर गिरने के समय उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल स्पीड है उसमें, तो वी इनिशियल क्या होगा? 1 से कम होगा. मतलब मैक्सिमम जो इनिशियल स्पीड है वो क्या हो सकती है? 1 मीटर पर सेकेंड. बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक. तो ये इससे पता चलता है कि हम जो है इनिशियल स्पीड तो दिया ही नहीं है उसमें, तो इनिशियल स्पीड मैक्सिमम कितना पॉसिबल ये हम सोच सकते हैं. क्लियर? तो दिस फॉलोज दैट द स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेस बाय अ मैक्सिमम ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड. मतलब यदि उसकी फाइनल स्पीड दूसरे एज पर 0 होती है और तो उस समय उसकी मैक्सिमम इनिशियल स्पीड होगी, कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकेंड. और वो 2 सेकेंड में डिक्रीज होके क्या होती है? 0. तो जो उसका मैक्सिमम डिसेलरेशन होगा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, वो कितना होगा? वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर बाय 1. इनिशियल स्पीड कितनी है? 1 है. और फाइनल कितनी है? 0. तो हम जो फार्मूला लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद करिए इक्वेशन ऑफ मोशन में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में. तो फाइनल वेलोसिटी हम 0 मान लिए, इनिशियल वेलोसिटी कितना मान लिए? 1 मान लिए, और टाइम हमने कितने लिए? t. तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 1/2 टाइम 2, दैट इज एक्सेलरेशन. तो 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैक्सिमम उसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो सकता है. अब यहाँ पर आप देखिए जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया है, जो ऑब्जेक्ट का स्मॉल ऑब्जेक्ट, इसमें मैंने थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप दिखा दिया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, हमको पता नहीं हो कैसा शेप का है. वो तो फ्रिक्शन पे हम जब कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा कि उसका वो शेप कैसा है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा.
यही तो हमको अंदाजा भी लगाना है। तो एक जो सामने की तरफ डायरेक्शन दिख रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जैसे टेबल पे आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है, और अपवर्ड डायरेक्शन आर जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो F इज इक्वल टू म्यू इंटू कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड कॉन्टैक्ट फोर्स इज नेचुरली हियर इक्वल टू mg। हम जानते हैं क्योंकि वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मोशन कर रहा है वो, तो r इज इक्वल टू mg। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू mg, और F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लेंगे न्यूटन लॉ से। तो एक्सेलरेशन कह लो या डिसलेरेशन कह लो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड को मैं लेकर चल रहा हूँ। तो तो म्यू इज इक्वल टू ए अपॉन जी। तो ए हमने कितना मैक्सिमम कैलकुलेट किया 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस वैल्यू को रख देते हैं, और जी के अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 10, तो ये होता है 1/20। इसका मतलब होता है म्यू की वैल्यू होती है 0.05। दिस इज मच स्मॉलर देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between ordinary materials, and therefore it is very likely that object does not slide but rolls। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि हमको एक एवरेज वैल्यू पता होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो इन जनरल 0.6 के रेंज में होता है, एवरेज वैल्यू जो होता है 0.6 के आसपास होता है। और जो रोलिंग फ्रिक्शन है, जैसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कार की बात करें, बाइसिकल की बात करें, बाइसिकल का कितना होता है 0.008 फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। बाइसिकल के लिए साइकिल जो आप चलाते हैं रोड पे, नॉर्मल हम रोड टार रोड की बात करें तो उसके साथ 0.008 होता है। कार की बात करें तो 0.02 से चालू होता है और 0.04 तक होता है। तो ये अलग अलग मटेरियल कम्बिनेशन जो है, जिस सरफेस पे कोई बॉडी रोल कर रहा है, तो दोनों के बीच का कम्बिनेशन के आधार पर हम देखते हैं कि फ्रिक्शनल कोफिशिएंट क्या होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अब बात निकली है तो ये भी कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होता होगा। फार्मूले में जाते हैं जनरली हम देखते हैं कि 1 बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, 1 से ज़्यादा भी होता है। जैसे कॉपर टू कॉपर सरफेस के लिए आप देखे होंगे 1.6 होता है। एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम सरफेस यदि बिल्कुल स्मूथ सरफेस है और उनके बीच है तो वो भी 1.7 के आसपास होता है, 1.8 के आसपास होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन बट नेचुरल है कि स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम जो लिमिटिंग वैल्यू होती है उससे कम होता है। तो लिमिटिंग वैल्यू का जो लिमिटिंग वैल्यू होती है फ्रिक्शन की उससे कम होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का, और रोलिंग तो और भी कम होता है। तो ये वैल्यू चूंकि म्यू की वैल्यू कितनी आई है 0.05 या 1/20, तो ये स्टैटिक तो नहीं है, काइनेटिक भी नहीं है, तो डेफिनेटली ये रोलिंग की रेंज में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या तो पूरी तरीके से एक रोलिंग ऑब्जेक्ट है या पार्शियली रोलिंग ऑब्जेक्ट है। हमको अच्छे से पता नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें व्हील लगा हुआ, पार्शियली वो रोल होता है या फुली वो रोल होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने की हैं कॉन्सेप्ट को लेकर, क्योंकि क्वेश्चंस पजल्स में आप देखेंगे तो पजल्स में जो दिया रहता है वो हमको मोटिवेट करता है कि हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकालें। कि जब क्वेश्चन पूछता है डज द ऑब्जेक्ट हैव व्हील्स, तो यार ये व्हील का कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट में व्हील है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि, और हॉरिजॉन्टल टेबल ये दिया, तो यदि हम फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं, यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है ऐसा कुछ, फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू हमको पता हो, एक एवरेज ऑन एंड एवरेज वैल्यू पता हो, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें व्हील होगा कि नहीं है। यहाँ पर चीज़ों को आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, मेरे वीडियो इस सॉल्यूशन को एक बार और देख लेंगे ताकि जहाँ समझ में ना आया हो समझ में आ जाए। तो मेरा नेक्स्ट पजल था 4 टर्टल्स in uniform rectilinear motion on a very large plane surface। जो 4 छोटे छोटे कछुए हैं, टर्टल्स हैं, वो यूनिफॉर्म और रेक्टिलिनियर मतलब सीधी रेखा में और एक समान चाल से चल रहे हैं प्लेन सरफेस पे। द डायरेक्शन ऑफ देयर पाथ आर रैंडम। उनका जो पाथ है वो रैंडम है मगर स्ट्रेट है, याद रखना।
उनका पाथ जो है रैंडम है मगर स्ट्रेट है, बट नॉट पैरेलल। लेकिन दो टर्टल एक दूसरे के पैरेलल नहीं है कभी भी। दैट इज एनी टू टर्टल कुड मीट। इसका ये मतलब है कोई भी दो टर्टल आपस में मिल सकते हैं, उनके बीच इनकाउंटर हो सकता है, बट नो मोर देन टू टर्टल पाथ कैन क्रॉस एट एनी वन पॉइंट। मतलब किसी एक पॉइंट पर एक समय में दो से अधिक टर्टल क्रॉस नहीं करेंगे। 5 of the 6 possible encounters have already occurred। मतलब 6 पॉसिबल इनकाउंटर होते हैं। अब आप सोच कर देखेंगे कि 4 हमारे पास टर्टल हैं, वो मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से, और उनके पाथ भी पैरेलल नहीं है, तो अपने आप समझ में आएगा डायग्राम से कि आपको 6 पॉसिबल, जिसमें से 5 हो चुके हैं इनकाउंटर्स, मतलब 5 इनकाउंटर्स हो चुके हैं, कोई भी 5 मतलब बार मिलना हो चुका है। Can we state that with certainty that the 6th encounter will also occur? क्या हम ये निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि 6वां इनकाउंटर डेफिनेटली होगा? पॉसिबल है 6, 5 हो चुके हैं, तो क्या 6वां होगा ये निश्चित है? चलिए देखते हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें आपको टर्टल्स दिखाई दे रहे होंगे, ए बी सी और डी। इनके पाथ स्ट्रेट है, चूंकि मैंने हाथ से ड्रॉ किया है तो थोड़ा बहुत स्ट्रेटनेस में कमी हो सकती है। तो देखिए ए जो है अपने पाथ पर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, बी एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से, सी भी और डी भी। तो अब आप देख रहे होंगे कि ए जो पाथ है वो पॉइंट 2 पर क्रॉस हो रहा है किसके साथ? सी से, मतलब वो सी और डी मिलेंगे। लेकिन यहां पर देखिए कि कोई भी टू टर्टल्स आर एट द सेम टाइम, तभी मिलेंगे ना भाई। इनकाउंटर्स ऑकर व्हेन टू टर्टल्स आर एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। उसी टाइम पर उसी जगह पर दो टर्टल मिलेंगे तब तो इनकाउंटर्स होगा, मुलाकात होगी उनकी। व्हेन देयर पाथ इंटरसेक्ट एज शोन इन फिगर। According to the puzzle, the 4 paths definitely intersect in the pair at 5 points। ये तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ए जो है पॉइंट 2 पर सी से मिलता है, ए जो है बी से पॉइंट 5 पर मिलता है, और बी जो है सी से पॉइंट 1 पर मिलता है, और डी जो है बी से 4 पर मिलता है, डी जो है ए से 3 पर मिलता है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको ये अंदाजा बताना है सर्टेनिटी के साथ कि जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है ऊपर में आपको, कि सी और डी जो ऊपर में, क्या ये वास्तव में होगा या कुछ और पॉसिबिलिटीज हैं? 6 पॉसिबल है, लेकिन क्या वास्तव में 6वां इनकाउंटर होना जरूरी ही है? पॉसिबल तो है लेकिन जरूरी है क्या? उसके बिना काम नहीं चल सकता क्या? सोचना है इसको। तो अब ये देखिए, द प्लेस ऑफ encounters 1 2 and 5, place of encounters 1 2 and 5 determine a plane। मतलब 1 2 और 5 को देखो, उसको मिलाकर एक प्लेन बन रहा है, और उसमें 3 और 4 जो इंटरसेक्शंस हैं, मतलब इनकाउंटर पॉइंट्स हैं, वो भी शामिल हैं। मतलब D जो है 3 और 4 पर उसी प्लेन पर मिल रहा है जिस पर C जो है A और 2 पर इनकाउंटर कर रहा है। मतलब ये डेफिनेटली आगे जाएगा तो क्या होगा? इंटरसेक्ट करेंगे। सी और 3 भी उसी प्लेन पर है, इसका मतलब यह है कि 3 और 4 उसी प्लेन पे है, इसका यह मतलब है कि सी और डी भी एक दूसरे को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट द 6th इनकाउंटर विल ऑल्सो टेक प्लेस। आप देखिए फिर से ध्यान से इसको, कि यदि 1 2 और 5 इंटरसेक्शन देख रहे हैं आप, 1 किसका है? बी और सी का इंटरसेक्शन है, इनकाउंटर्स है। 2 किसका है? ए और सी का इनकाउंटर्स है। और 5 किसका है? ए और बी का इनकाउंटर्स है। ए उसका इनकाउंटर्स है। तो इस तरीके से आप 1 2 5 जो है निश्चित तौर पे एक प्लेन बना रहे हैं, और 3 और 4 उस पर लाई करते हैं, रहते हैं। इसका ये मतलब है कि डी भी आप उसी लाइन पे तो आगे जाएगा, और सी भी उसी लाइन पे आगे जाएगा, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। और कोई पॉसिबल यदि डायग्राम आप सोचते, जिसमें एक कंडीशन आप याद रखिए, 5 इनकाउंटर हो चुके हैं,
ये कंडीशन है। आप कुछ भी खींच मत दीजिए, ऐसा मत करिए कि ये यार कोई जरूरी थोड़ी कि लाइन सामने की तरफ ही चले, इधर भी तो ले जा सकते, उधर भी ले जा सकते, कुछ और खींच सकते, ऐसा मत करिए। 5 इनकाउंटर आपको बताना जरूरी है, क्वेश्चन में दिया है ना, पजल्स को देखिए कि 5 ऑफ द 6 पॉसिबल इनकाउंटर्स हैव ऑलरेडी ऑकर्ड। इसका ये मतलब है 5 आपको इंटरसेक्शन बनाने ही है 4 लाइन में, तो 5वां अपने आप बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। मैं सोचता हूं आपको। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स प्रवचन। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पजल। मैं होप करता हूं कि आप लोगों को ये पजल पसंद आया होगा।